नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी आपको कि जब आप एसएससी की तैयारी करने आते हैं तो आपको कौन कौन सी पोस्ट के बारे में पता रहता है। सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, या ज्यादा से ज्यादा एमटीएस पता होता है। सेम मुझे भी पता था। मुझे जब मैंने जॉब ज्वाइन करी और 3 साल प्लस जब एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे कुछ पोस्ट दिखी जिसमें मुझे लिख रहा था कि पावर मुझसे ज्यादा है, वर्क प्रोफाइल मुझसे बेटर है, सैलरी प्रमोशन करियर ग्रोथ मुझसे बढ़िया है। ठीक है, कम नंबर का एग्जाम, कम मेहनत, कम कंपटीशन इसमें है, वर्क लाइफ बैलेंस मुझसे बेटर है। तो फिर ये पोस्ट मुझे क्यों नहीं पता थी? क्योंकि उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी और चीजें नहीं बताई गई। और लोग आपको असलियत क्यों ही बताए? क्योंकि कंपटीशन जो कम रखनी। वो पोस्ट कौन सी है? जैसे हमारी नौकरी होती है सीएसएस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, वैसे एक कैडर है सी ट्रिपल एस। सी ट्रिपल एस क्या होता है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर सर्विस, यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफी सर्विस एक होती है जिसमें स्टेनोग्राफर्स की नियुक्ति करी जाती है। पहले इनका काम कुछ और होता था, अभी काम क्या होता है वो मैं बता दूंगा। इसका फॉर्म आ गया 2024 का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 26 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक आपका फॉर्म भरा जाना है। आपके पास 20 दिन का टाइम है। और आपका जो CBT 1 होगा, यानी कि जो टियर 1 एग्जाम होगा, इसमें एक ही एग्जाम होता है, वो अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा। एक चीज और बता दूं कि इसमें एक ऐसी पोस्ट, एसएससी की ऐसी पोस्ट जो आपको वर्क लाइफ बैलेंस देगी। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, मिल जाएगा। सैलरी अच्छी चाहिए, मिल जाएगा। ठीक है, कम वर्कलोड चाहिए, मिल जाएगा। ठीक है, आपको पावर चाहिए, मिल जाएगा। आपको करियर ग्रोथ चाहिए, मिल जाएगा। आपको पे लेवल 5 6 पे एंट्री करके पे लेवल 13 तक जाना है, मिल जाएगा। फिर कंपटीशन कम चाहिए, मिल जाएगा। मैथ्स नहीं आता फिर भी ले सकते। मतलब ओवरऑल जब इतनी अच्छी पोस्ट है, लोग जाते क्यों नहीं? क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, रियलिटी बताई ही नहीं जाती। क्योंकि बहुत कम स्टेनोग्राफर्स ऐसे हैं जो आपको कुछ चीजें बता पाएंगे। स्टेनोग्राफर वैसे कम मिलते हैं क्योंकि वो तो बिजी है भाई, ऑफिसर। क्योंकि एक चीज बताऊं, इनका काम क्या होता है पहले देखो। इनका काम जो होता है वो पब्लिक रिलेशन मैनेज करते हैं। मैं ये जो भी चीजें लिखी है आप पढ़ सकते हो, बाकी मैं बता दे रहा हूँ अपने शब्दों में। देखो, जो ऑफिसर होता है, मान लो कि अंडर सेक्रेटरी का कोई पीए है, वो अंडर सेक्रेटरी लेवल, मतलब मान लो कि पे लेवल 11 पे कोई ऑफिसर है जिसका कोई पीए है। तो अब फोन आता है कि वहां सर है, तो फोन जो होता है या जो डाक आता है वो पीए के पास आता है, क्योंकि अंडर सेक्रेटरी फाइलें वगैरह देख रहा होता है। तो पीए जो पोस्टल असिस्टेंट यानी स्टेनोग्राफर डी होता है, वो पीए होता है इसका। वो देख रहा है, अच्छा हाँ साहब के पास ये रिसीट मार्क कर देता हूँ, हाँ साहब नहीं है अभी, साहब कल आएंगे, या साहब मीटिंग में गए हुए हैं। ये काम पीए का होता है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी रिसीट आई, रिसीट को कि हमारे सेक्शन की है या अंडर सेक्रेटरी को परटेन करती है नहीं करती है, ये सारी चीज काम पीए का होता है। मैं बताऊं, पीए का काम बहुत बहुत हल्का सा होता है। उसके बाद जब पर्सनल सेक्रेटरी बनते हैं, पर्सनल पीपीएस बनते हैं, पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी बनते हैं, सीनियर पीपीएस बनते हैं, वो सब किसको असिस्ट कर रहे हैं? एएस को, असिस्टेंट एडिशनल सेक्रेटरी को, एचएस को, मतलब सेक्रेटरी को, होम सेक्रेटरी जैसे हमारे यहाँ होम सेक्रेटरी को असिस्ट कर रहे हैं पीपीएस। मतलब समझ लो, होम सेक्रेटरी को सेक्रेटरी से किसे मिलना है, किसे नहीं मिलना, कितने बजे कौन सी मीटिंग में जाना, वो सारी चीजें मैनेज कर दे। और जो होम सेक्रेटरी का पर्सनल 20 30 का स्टाफ उनके अंडर जो काम कर रहा है, मतलब वहां पे जो काम कर रहे हैं उनके ऑफिस में, होम सेक्रेटरी के ऑफिस में, उन सबका बॉस वही है। वो छुट्टी होम सेक्रेटरी से पूछ के थोड़ी जाएगा, वो छुट्टी सैंक्शन करना सारी चीज। अच्छा, एचएस के पास कई फाइल आई थी, अब एचएस कितनी फाइलें पड़ेगी, या कोई सेक्रेटरी कितनी फाइलें पड़ेगी? तो पीपीएस पढ़ते हैं, पीपीएस ने दिया, हाँ साहब को भेज दो, अप्रूव। कई बार पीपीएस को ये पावर दे रखी होती है कि आप फाइल पढ़ो। उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि सेक्रेटरी तो अभी 2 दिन पहले बना, लेकिन वो सेक्रेटरी की पीपीएस बहुत सालों से, 5 साल 10 साल, तो उनको उनसे बेटर काम आता है बस। तो उनका पावर सेम पावर समझ लो उनके पास है। तो पावर भी अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा, और पे लेवल 5 पे एंट्री करके, और कोई पे लेवल 13 जा रहा है तो प्रमोशन तो आपको पता ही होगा। साथ ही साथ आपको पावर के साथ साथ आपको एक्सपर्टाइज, जो आपकी एक्सपर्टाइज है वो आपको कितना कुछ अवेल करवा सकती है। मतलब ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट। इस वजह से कहूंगा कि कुछ लोग बुरा मान जाएंगे कि बेस्ट कैसे बोल दे, बट मेरे नजर में बेस्ट सर्विस है। ठीक है, अब देखो एक चीज और बताऊं, वैकेंसी, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि वैकेंसी कितनी है। देख सकते हो 2006 वैकेंसी है मेरे भाई, 2006 वैकेंसी। अब 2006 वैकेंसी में एक पोस्ट आपको लेनी है। कुछ लोग कहेंगे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तुम ना लो, लेकिन जिनको लेनी है उनके लिए बहुत ज्यादा वैकेंसी है। एक चीज और बताता हूँ, इसमें कंपटीशन कम होता है औरों से। सीजीएल हर किसी को पता है, सबके बाप भेज देते हैं सीजीएल के लिए। स्टेनोग्राफर को हम हल्के में लेते हैं ना, लेकिन आना कभी मिनिस्ट्री आपको दिखाऊंगा, हर मिनिस्ट्री में स्टेनोग्राफर बहुत अच्छी पोस्ट, बहुत रिलैक्स जॉब, बहुत अच्छी पोस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट कह सकते हो। एज लिमिट 1 अगस्त को मांगी गई है। ये एज ग्रुप जो है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 18 से 27 साल। अब कुछ लोग कहेंगे सैलरी कितनी है, तो 50,000 से लेके 70,000 तक अभी स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती है। 50,000 मान लो डी में,
48, 49, 50 और 67, 68 से 70,000 तक ग्रेड सी। और उसके बाद प्रमोशन क्या होगा वो अभी आपको बता दूंगा। आप पहले ये चीजें देख लो, प्रमोशन पे मैं ले चल रहा हूँ, ठीक है। सबसे आसान चीज है कि मैथमेटिक्स नहीं आता, कोई बात नहीं, आपको सर्विस मिल जाएगी, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस मिल जाएगी। कौन सी? स्टेनोग्राफी की। ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, आप पढ़ लेना और फॉर्म भर देना भैया, ठीक है। ये देखो, फी जो आपको फी देनी है, फी पेएबल 100 रुपए लगते हैं, वो एसएससी के हर फॉर्म में 100 ही रुपए लगते हैं। मैं आपको ले चल रहा हूँ एग्जाम में क्या क्या आता है, उसको दिखा देता हूँ, नहीं आप मानोगे नहीं। देखो एक चीज बताओ, अकेला एग्जाम है जो आपको इतनी बड़ी पोस्ट तक पहुंचा सकता है, और केवल एक टीयर का एग्जाम होता है, प्री बस होगा, सीबीटी यानी ऑब्जेक्टिव एक पेपर होगा, उसके बाद शॉर्ट हैंड होगा। अब कुछ लोग कहेंगे शॉर्ट हैंड ही तो मेन है, तो भैया ना सीखो, जिनको सीखना है, जो प्रयास कर सकते हैं सीख सकते हैं, इतना भी टफ नहीं है, सीख सकते हो आप एग्जाम। यार आपको मैथमेटिक्स नहीं देना, आपको टीयर 2 नहीं देना, आपको कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं देना, स्टेनोग्राफी देना है, कर लो एफर्ट। इसमें आपका 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सॉरी 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का, ठीक है। इसमें आपका मैथमेटिक्स नहीं आता, मैंने फिर से गलत बोल दिया। 200 प्रश्न आएंगे, एक मिनट, 200 प्रश्न आएंगे टोटल, 200 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे में आपको देना है। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 क्वेश्चन जीए के और 100 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होंगे। एक एक नंबर का प्रश्न होगा, 1/4 यानी 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। अब एक बात बताओ, रीजनिंग में 50 में 50 लाए जा सकते हैं इजीली, 50 में, जीके में 50 नहीं आएंगे मैं मानता हूं, लेकिन 35 आप ले आओगे ना, ले आना। नहीं ला पाओगे, अब कुछ लोग कहेंगे 35 नहीं आ सकते, तो तुम्हारा सिलेक्शन भी कौन सा होना है। और 100 नंबर में इंग्लिश में 80 से 90 नंबर लोग लाते हैं, 50 में 45 ले आते हो तो 100 में ला सकते हो। अब देखो 80-90 नंबर इधर ले आए, 45 इधर 85 यानी 170 नंबर जैसे आपका हुआ, सिलेक्शन हो गया स्टेन। और एक चीज और बताओ, जो लोग इसमें 180 ले आते हैं ना, स्टेनोग्राफी में फेल हो जाते हैं, तो 170 वालों का सिलेक्शन इसी वजह से हो जाता है। आराम से ले सकते हो सिलेक्शन। हाँ, स्टेनोग्राफर सी के लिए थोड़ा ज्यादा नंबर चाहिए होगा, 170 हो सकता है 180 चाहिए हो, स्टेनोग्राफी में उसमें स्पीड भी ज्यादा चाहिए होती है। ला सकते हो यार, करोगे क्यों नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आपका टीयर 1 हो गया, उसके बाद टीयर 1 का सिलेबस आपको दिख ही जाएगा। अब आते हैं स्टेनोग्राफी टेस्ट में। स्टेनोग्राफी टेस्ट में क्या होता है, देखो जब प्री आप पास कर लोगे, प्री की कट ऑफ आ जाएगी, उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। इसमें यहाँ पे देखो, द कैंडिडेट्स विल बी गिवन वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी, जो आप चूज करोगे, मतलब डिक्टेट करेंगे वो, और आपको शॉर्ट हैंड में लिखना रहेगा। 100 वर्ड पर मिनट चाहिए सी के लिए, और 80 वर्ड पर मिनट चाहिए बी के लिए। ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो किस सब्जेक्ट के कितने कितने, 40 वर्ड पर मिनट, 65 वर्ड पर मिनट, इतना इतना इतना, ये आप देख सकते हो। ये है आपका टाइम ड्यूरेशन, कितने मिनट में लिखना रहेगा, और ये सारी चीजें देख सकते हो। अब आपका इसी बेसिस पे सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद तो आपको क्या करना है, मजे करने हैं, डीबी हो जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन हो गया। अब मैं पोस्ट दिखा दे रहा हूँ जहां पे आपका प्रमोशन होता है। प्रमोशन देखो, ये आपको दिखा दिया मैंने। इस सर्विस को बोलते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफी सर्विस, ठीक है। आप जब एंट्री करते हैं तो एंट्री, मान लो एंट्री ग्रेड आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है, ठीक है, 50,000 सैलरी के साथ एंट्री करते हैं। जब आपने 3 साल स्टेनोग्राफर ग्रेड डी कर लिया, तो आपकी सर्विस ट्रेनिंग होगी, जो आपको लेवल 1 प्रोग्राम ट्रेनिंग करवा के आपको। अच्छा एक चीज और सबसे पहले बता दूं कि जो ट्रेनिंग होती है ना, उसी आईएसटीएम में होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें एएसओ करता है, जिसमें एसओ करते हैं, जिसमें डीएस करते हैं, जिसमें डायरेक्टर, उसी में आपकी भी ट्रेनिंग, यानी मेरी आपकी सर्विस सेम ही रहने वाली है ऑलमोस्ट। एक और प्लस चीज बता दो कि जैसे मैं स्टेनोग्राफी वाले एसओ नहीं बन सकता, जैसे मैं एसओ बनूंगा सेक्शन ऑफिसर, तो मैं स्टेनोग्राफी वाला नहीं बन सकता, लेकिन आपके पास ये भी ऑप्शन है, अगर आपने यूपीएससी एलडीजे जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ना, वो अगर आप हमारा वाला पास कर लेते हो, तो आप नॉर्मल एसओ बन जाओगे, जैसे हम एसओ वैसे आप भी एसओ बन जाओगे, ठीक है। तो आपके पास एक सर्विस, मतलब ये रहता है कि सी ट्रिपल एस से सी एस एस में भी आ सकते हो, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि हम उधर जाए, ठीक है, क्योंकि आपको अगर ये वाला एग्जाम पास कर लिया, आप इधर बन, ठीक है, समझ रहे हो। तो आपके पास 2 सर्विस, आप आगे चल के सीएसएस, भले आपका सीजीएल नहीं निकाला, लेकिन आप एसओ बन सकते हो, आपके पास मौका होता है। फिर लेवल 1 प्रोग्राम स्टेनोग्राफर ग्रेड डी 7 ईयर्स की सर्विस के साथ लेवल 1 प्रोग्राम होगा। लेवल 1 प्रोग्राम खत्म हो गया, आप लेवल 2 पे आते हैं, पर्सनल असिस्टेंट बन जाओगे। पर्सनल असिस्टेंट जब 3 साल की सर्विस हो जाएगी तो प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाएंगे। प्राइवेट सेक्रेटरी 3 साल, मतलब जब 4 साल की सर्विस हो जाएगी तो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी जब 4 साल का हो जाएगा तो सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी या पीएसओ जो बनते हैं। फिर ये सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी 3 साल की सर्विस के साथ पीएसओ बनते हैं। अब आप देख सकते हो आप कहां कहां पहुंच गए, लेवल 4 का ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हो। यानी पे लेवल आपने एंट्री कहां करी थी, स्टेनोग्राफर डी पे, मान लो सी पे एंट्री करी, तो सी कितना होता है, पे लेवल 6 यानी 4200, और आप अभी कितने पे पहुंच चुके हो, 13, डायरेक्टर लेवल पे पहुंच चुके हो। यानी आप सोचो 6 लेवल से पे लेवल 13, यानी आप ऐसे समझो कि आप आईएएस लगे थे, मतलब आईएएस 5400 मान लो, असिस्टेंट सेक्रेटरी से स्टार्ट करा और आप सीधे होम सेक्रेटरी बन गए, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बन। कितना करियर ग्रोथ है, आप देख लेना। बाकी कहां पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को कहीं वो बनते देखा है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे लेवल 7, पे लेवल 13 पे देखना, कहा पहुंचे कभी। कोई भी डिपार्टमेंट आप देखना, पे लेवल 7, मान लो कि इंस्पेक्टर कोई लगा और वो आईजी बना, डीआईजी बना,
नहीं बनते, लेकिन इसमें बन सकते हैं। ठीक है, बहुत आपके पास गोल्डन चांस होता है। उसके बाद रिफ्रेशर कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम या आईएसटीएम आपका ट्रेनिंग होल्ड करेगा, बिहेवियर स्किल्स, ये सब फलाना ढिमका चीजें, ये सारी चीजें वो ऑर्डर है। तो आप एक चीज देख सकते हो कि आपके पास अगर इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो क्यों मिस होने दो। शॉर्ट हैंड के लिए शॉर्ट हैंड सीख लो ना मेरे भाई। क्या हो जाता है शॉर्ट हैंड, क्या होता है शॉर्ट हैंड, ये होता है कि मान लो कि मिनिस्टर, अच्छा एक चीज और, कि जैसे इनका पहले काम होता था कि जैसे मीटिंग कहीं चल रही है, मीटिंग में कुछ चीज बोली गई कि आई हियर बाई इन्फॉर्म यू, मान लो ये बोल दिया गया आई हियर बाई इन्फॉर्म यू, तो अब इसको लिखने में मुझे टाइम लगा, लेकिन इनका कुछ सिंबल ऐसे करके शॉर्ट हैंड में ये सिंबल ये लिख दिया इन्होंने, आई हियर बाई इन्फॉर्म यू। तो इस तरह से होता है, ये थोड़ा टफ है, बट हाँ प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। कुछ भी दुनिया में आसान नहीं है। अगर आपको इतना कुछ करियर ग्रोथ चाहिए मेरे भाई, तो आप क्यों नहीं पढ़ लेते। तो मेरे हिसाब से 2600 वैकेंसी में एक वो, मतलब 2006 वैकेंसी में एक वैकेंसी आप ले लो, और बहुत अच्छी सर्विस है। मतलब मैं बेस्ट इस वजह नहीं कह रहा क्योंकि कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, बट वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ वेरी प्राउडली। और थोड़ा सा नॉलेज होने के बाद बिल्कुल, तो अगर आपको मैथ्स नहीं आता, गो फॉर इट और गो हार्ड फॉर इट। शॉर्ट एंड थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, नौकरी आराम से मिल जाएगी। और आप फिर भी जब कभी मिलोगे मुझे मिनिस्ट्री में या कहीं भी, तो आप ऐसा कहोगे बहुत अच्छा सजेशन था कि स्टेनोग्राफर सर्विस या स्टेनोग्राफी सर्विस आपने मुझे सजेस्ट करी। तो गो हार्ड फॉर इट, फॉर्म भरो और अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी। ठीक है।